कि दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत एक्स, भारत को समझने की एक नई कोशिश। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सिर्फ नाम नहीं है ना। ये नाम सुनते ही मतलब एक अलग ही जोश, वीरता, बलिदान की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। पर एक सवाल है, क्या इनकी कहानी उतनी सीधी और सरल है जितनी हमें किताबों में पढ़ाई गई है? आज हम इन्हीं दो महान क्रांतिकारियों की विरासत के कुछ ऐसे पन्नों को पलटेंगे जो कह सकते हैं विवादों और कई अनसुलझे सवालों से भरे पड़े हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आजाद की आत्मा की आवाज थी। मतलब एक ऐसी कसम जिसने उनके हर एक कदम को, उनके हर फैसले को एक दिशा दी, और इसी कसम ने उनकी शहादत को अमर बना दिया। ये हमें याद दिलाता है कि उनका साहस और आजादी के लिए जो उनकी जिद थी वो कितनी पक्की थी। ये हैं वो दो चेहरे जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक तरफ भगत सिंह, जिनकी सोच, जिनके विचार, जिनकी कलम में क्रांति की आग थी, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, जिनकी पिस्तौल ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक बुरे सपने जैसी थी। और जब ये दोनों साथ आए तो सोचिए, वो एक ऐसी ताकत बन गए थे जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी कहानी के पीछे कुछ अनकहे किस्से भी होते हैं। उनकी बहादुरी के इस चमक के पीछे ना विवादों और एक दूसरे से बिल्कुल अलग दावों का एक धुंधलाका सा है, खासकर आजाद की जिंदगी के आखिरी पलों को लेकर। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जिस इतिहास को हम सच मानते आए हैं वो आखिर कितना सच है। तो चलिए, इन विवादों में गहराई से उतरने से पहले एक बार ये याद कर लेते हैं कि आखिर ये दोनों इतिहास में इतने बड़े आइकॉन बने कैसे। ये सिर्फ दो लोग नहीं थे, ये तो एक पूरी पीढ़ी के लिए क्रांति की जलती हुई मशाल थे। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके बेखौफ होने की कहानी बताती है। 1925 का काकोरी कांड, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। फिर 1928 में सॉन्डर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना, और 1929 में असेंबली में भगत सिंह का वो धमाका जिसने सोई हुई हुकूमत को जगा दिया। हर एक घटना ने आज़ादी की लड़ाई की आग को और तेज किया। और फिर आया 1931, वो साल जो सब कुछ बदलने वाला था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम आते हैं पहले बड़े विवाद पर। ये जुड़ा है चंद्रशेखर आजाद की शहादत से ठीक पहले हुई एक मुलाकात से। एक ऐसी मुलाकात जो उनके और जवाहरलाल नेहरू के बीच हुई थी। इस मीटिंग के बारे में जो बातें बाद में सामने आईं, उन्होंने इतिहास में एक बड़ी बहस ही खड़ी कर दी। ये शब्द खुद जवाहरलाल नेहरू के हैं, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी से। वो लिखते हैं कि आजाद एक अजनबी की तरह उनसे मिलने आए थे, जो मानो क्रांतिकारी रास्ते से थक चुके थे और एक शांतिपूर्ण जिंदगी चाहते थे। जरा सोचिए, क्या ये सच हो सकता था? लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बात को बस ऐसे ही मान लिया जाए? बहुत से हिस्टोरियंस इस पर सवाल खड़े करते हैं। उनका मानना है कि नेहरू ने जो बताया वो कहानी का सिर्फ एक पहलू है, और शायद कुछ बहुत जरूरी बातें जानबूझकर या अनजाने में छोड़ दी गईं। चलिए जरा इन गड़बड़ियों को देखते हैं। पहली बात, आजाद अजनबी कैसे हो सकते थे? अरे, काकोरी कांड के बाद तो उनका नाम पूरे नॉर्थ इंडिया में बच्चे बच्चे की जुबान पर था। दूसरी बात, नेहरू परिवार तो खुद काकोरी के क्रांतिकारियों की लीगल टीम का हिस्सा था, तो ये कैसे हो सकता है कि वो आजाद को पहचानते ही ना हो? और सबसे जरूरी बात, दूसरे क्रांतिकारियों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आजाद नेहरू के पास अपने लिए नहीं गए थे, वो तो भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए मदद मांगने गए थे। एक ऐसी बात जिसका जिक्र नेहरू ने अपनी किताब में कहीं भी नहीं की। अब आते हैं उस दिन पर जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आजाद का आखिरी दिन, उनका आखिरी संघर्ष। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनकी शहादत की कहानी भी एक नहीं बल्कि दो हैं। दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। ये वो पल है जो एक लेजेंड बन चुका है, पर उसका सच आज भी एक बहस है। आजाद का तो नाम ही आजाद था, और उन्होंने कसम भी यही खाई थी कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आएंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पहचान थी। और यहीं पर कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ है वो पॉपुलर कहानी जो हम सबने सुनी है कि जब आजाद घिर गए तो उन्होंने अपनी आखिरी गोली से खुद की जान ले ली, अपनी कसम पूरी की। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो फोरेंसिक सबूतों पर आधारित है, और वो ये कहती है कि आजाद की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। ये पूरी तस्वीर ही बदल देता है ना। अब ये जो दूसरी कहानी है ना, इसके पीछे के सबूत भी काफी चौंकाने वाले हैं। कहा जाता है कि मौके से 16 जिंदा कारतूस मिले थे। अगर आखिरी गोली थी तो 16 कारतूस कैसे बचे?
इससे भी बड़ी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उनका दाहिना हाथ पहले ही गोली लगने से बेकार हो गया था, तो फिर दाहिनी कनपट्टी पर गोली मारना मतलब फिजिकली लगभग नामुमकिन था। रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि घाव नजदीक से मारी गई गोली जैसा नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी अलग अलग कहानियों और विवादों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों की एक बहस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए समझते हैं कि ये बातें आज भी इतनी जरूरी क्यों हैं। देखिए, अंत में शायद इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता कि आखिरी गोली अंग्रेजों के बंदूक से चली या आजाद की। एक बात तो तय है, चंद्रशेखर आजाद अपनी शर्तों पर जिए और अपनी ही शर्तों पर इस दुनिया से गए। उनकी कहानी को आप किसी भी तरह से देखें, वो हमेशा ब्रिटिश हुकूमत के सामने ना झुकने वाले जज्बे का सबसे बड़ा सिंबल रहेंगे। और शायद यही इन सारे विवादों का सबसे बड़ा सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है या सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये एक जिंदा कहानी है जिसे बार बार लिखा जाता है, बार बार सुनाया जाता है। और ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आखिर इतिहास लिखा कैसे जाता है? क्या वो गोलियों से लिखा जाता है, या फिर जीतने वालों की कलम की स्याही से, या फिर उन लोगों की यादों से जो उस कहानी को जिंदा रखते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है।